हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी। इस चैप्टर का ये लेक्चर 6 है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और एक बात मैं पहले ही आपसे कह देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को एक और नामों से पूछ लिया जाता है। आपसे ये कह देगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, वेग स्थिरांक ना कहकर आपसे कह सकता है समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग व्यंजक भी कह सकता है। समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए, इस प्रकार भी आपसे कह सकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समाकलित वेग समीकरण कहे या वेग स्थिरांक का व्यंजक कहे, इससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। अब बात समझ गए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या हुआ था कि बोर्ड एग्जाम में वेग स्थिरांक ना कहकर समाकलित वेग समीकरण कह दिया था और स्टूडेंटों ने, बहुत सारे स्टूडेंटों का पता होने के बावजूद भी वो नहीं करके आए थे, वो छोड़ दिए थे इस क्वेश्चन को। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखेंगे ना आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना है कि वेग स्थिरांक का व्यंजक हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया पर पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर केमिस्ट्री पे क्लिक करके चैप्टर वाइज पढ़ाई कर लीजिएगा। या शून्य कोटि की अभिक्रिया ब्रदर सर नाम लिखकर सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिलहाल नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, मान लेते हैं कि सबसे पहले आपको ये बात लिखेंगे, सबसे पहले ये बात आप लिखेंगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है, ठीक है जी। सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। किस प्रकार? R जो R इक्वल टू या R क्या है, R इक्वल टू P। जहां पे देखिए ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हमने R इक्वल टू P लिख दिया। ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप कहेंगे सर कैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, तो वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया R इक्वल टू P, जहां R ये क्या है, R है अभिकारक। R क्या है, अभिकारक है, या इसे हम क्रियाकारक भी कहते हैं, ठीक है जी। R क्या है, अभिकारक है, और यहाँ पे P क्या है, उत्पाद है। तो ऐसे हमने मान लिया कि अभिकारक से उत्पाद बना है, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया का यदि हमें वेग ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए जैसे मैं कर रहा हूं ना ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है। आप लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के वेग को हम R से दर्शाते हैं। R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है।
जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है या जो दर होता है उसका फॉर्मूला है R इक्वल टू माइनस dr/dt, जहाँ पे dr, ये dr क्या है, अभिकारक की सांद्रता है, और dt क्या है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन में लगा समय है। ठीक है, मतलब t समय है, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। और एक और फॉर्मूला होता है जो हमने शून्य कोटि की जब अभिक्रिया पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो अब शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक क्या है, R है, तो अभिकारक के सांद्रता, कोष्ट करेंगे तो सांद्रता कहेंगे, अभिकारक के सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो ये हमने आपको बताया था। इसको अगर इक्वल टू का चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पे K R0 इस प्रकार होता है। तो ये हमारा एक और ये हमें फॉर्मूला मिलता है। देखिए, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन में कर दे रहा हूँ। तो एक हमें अभिक्रिया का जो वेग का या दर का फॉर्मूला है R इक्वल टू माइनस dr/dt, और एक और पता है अभिक्रिया का वेग या दर बराबर होता है K R0। तो ये हमें पता है। तो ये बताइए, अभिक्रिया का वेग का दो फॉर्मूला है, तो इक्वल टू में हम यहाँ पर इसके बराबर ये भी तो लिख सकते हैं ना, K R0, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा हमने सबसे पहले इसलिए बताया है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको नहीं लिखना है, बट मैंने आपको बता दिया। तो यही आपको लाइन लिखना था कि अभिक्रिया का वेग का एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है। कंफ्यूजन दूर। अब देखिए, तो देखिए ये अभिक्रिया का वेग है या दर है, तो इसको भी तो अभिक्रिया का वेग या दर कहेंगे, इसको भी अभिक्रिया का वेग या दर कहेंगे। तो इस R को भूल जाइए, तब तक ये क्या है, इसको हम मानते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम लिखें कि माइनस, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं जी, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस dr/dt, ये क्या है, K R0, यही है ना। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब सॉल्व हम कर रहे हैं, यही आपको लिखना है, ठीक है जी। अब समझिए, माइनस dr/dt है, तो ये हम लिख देंगे माइनस dr/dt इक्वल टू K है, तो K हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, जिसके भी पावर में यदि शून्य होता है, यदि घात में शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, तो इसको हम 1 लिख देंगे, 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ से अब देखिए, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें dr/dt/K मिला, यही ना हुआ जी। अब देखिए, इधर से ये dt क्या है, भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो माइनस और dt को हम इधर भेजते हैं, तो माइनस dt को हम इधर भेजेंगे तो dr इधर बच गया, और ये माइनस इधर आ गया तो माइनस हो गया, और ये इधर dt भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो K × dt हो गया, ये हो गया ना K × dt। तो इसको हम लिख देंगे ऐसे, K × dt लिख देंगे। देखिए, इस R को हम कोष्ठ में भी चाहे तो बंद कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो कोष्ठ में बंद कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत है नहीं, बट बुक में क्या है कि कोष्ठ में बंद किया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसको कोष्ठ में बंद कर लेंगे। मैं इसको कोष्ठ में थोड़ा सा बंद करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बुक के हिसाब से चलेंगे तो और भी बेटर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बंद करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है, ठीक है जी। ठीक, काम हमारा कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपने यहाँ तक समझ लिया ना कि R बराबर इतना होता है, इतना भी होता है। फिर से हम इन दोनों को लेकर अगर चल रहे हैं तो देखिए, केवल हम जानते हैं कि R0 का मान 1 होता है, 1 में गुणा करा दिया, इतना पक्षांतर कर दिए तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, और हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट का दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो हम लिखेंगे कि
दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो जो स्टूडेंट मैथ के होंगे तो उनको तो समझ में आएगा, जो बायोलॉजी के होंगे वो इसके बाद जो लाइन में लिख रहा हूं इसको याद कर लीजिएगा। देखिए डी आर का यदि समाकलन होता है तो ओनली यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। डी आर का समाकलन होगा तो आर आ जाएगा, और ये इक्वल टू है तो इक्वल टू हमने लिख दिया माइनस। अब इसका अगर समाकलन होता है ना तो ये सभी कांस्टेंट है, नियतांक है, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा, निकल जाएगा। और डी टी क्या है, समय है, तो डी टी, तो डी के सापेक्ष हुआ है तो डी टू हट जाएगा, ये टी आ जाएगा, तो के टी यहाँ पे निकल गया। और एक यहाँ पे प्लस आई आएगा, यहाँ पे प्लस आई क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समाकलन हमने किया है तो यही है समाकलन स्थिरांक जो है आई, ठीक है। जहाँ पे मैं कोष्ठ में लिख दूँ यहाँ पे आई इक्वल टू समाकलन स्थिरांक, ठीक है जी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई हो गया। अब हम देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल का इस्तेमाल करेंगे, वो क्या है कि यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, उस समय पे बात हो रहा है, यदि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है तो उस समय पे जो यदि समय 0 होगा तभी ना अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ होगा। तो यदि समय t हो, तो यदि समय का मान क्या हो, 0 हो, तो उस समय पर जो अभिक्रिया का जो अभिकारक की जो सांद्रता होगा, अभिकारक की जो सांद्रता होगा वो क्या होगा, R0 होगा, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा ना। मतलब यदि समय 0 है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है, उस समय पर t समय भी 0 है, तो उस समय पर अभिकारक की सांद्रता भी 0 होगा, मतलब R जो है वो R0 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे होगा। तो हम क्या करते हैं, t के मान जहाँ t है वहाँ पे 0 रखते हैं, और जहाँ r है वहाँ पे R0 रखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन का हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, ठीक। देखिए हम क्या करते हैं, तो इसमें अगर हम मान को रखते हैं तो t के मान को देखिए r के जगह पर हम R0 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख दिए R0, फिर से यहाँ पे R0 रख दिए, माइनस है तो माइनस k लिख दिया, फिर से t के मान को अगर हम देखिए t के जगह पर 0 रखेंगे तो t के जगह पर 0 रख दिया, प्लस i हो गया, ये i है तो प्लस i हमने लिख दिया। अब ये k में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा टोटल, तो यहाँ से हमें R0 इक्वल टू, ये तो टोटल 0 हो गया तो ये i हो गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको क्या पता चला कि यहाँ से हमें i का मान मिल गया। i के मान को हम समीकरण 2 करते हैं। देखिए i का मान मिला है R0, ठीक है। तो R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है। तो देखिए यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है, देखिए इसको हम 3 मान लेते हैं समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i दिखाई दे रहा है ना, तो इस i के जगह पर क्या है, R0 है, तो यहाँ पे R0 रखेंगे, मतलब सिंपल में कहें समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। तो हम लिखते हैं जी समीकरण 3 के मान को, समीकरण 3 को 2 में रखने पर अब हम रख कर देते हैं क्या मिलता है। तो ये R0 है, सॉरी ये R है ना ओनली, यहाँ पे तो R ही है, तो R हमने लिख दिया, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो माइनस के टी है तो हम लिखेंगे माइनस के इंटू टी, ये लिख दिया, प्लस i के जगह पर हम क्या लिखेंगे, R0, ये हमने लिख दिया। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे केवल पक्षांतर करेंगे। ये माइनस के टी इधर क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस होगा, तो हम इधर इसको भेजते हैं तो ये क्या होता है, ये k इंटू टी हो जाएगा ओनली। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इधर क्या बचा, केवल R0 बचा,
तो R0 हमने लिख दिया। और यहाँ पे इधर है R है, ये प्लस में R है ना कोष्ठ में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -R लिख दिया हमने। देखिए केवल हमने पक्षांतर किया, कुछ किया नहीं है हमने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं जी। ये है K, यहाँ पे T इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो इधर क्या है भैया, इधर है R0 -R, और ये T इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो T हमने यहाँ पे लिख दिया। हो गया ना जी। तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिला, और यही है शून्य कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला, जो है T = R0 - R/T, जहाँ R0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, R क्या है, अंतिम सांद्रता, अभिकारक की अंतिम सांद्रता, T क्या है, सांद्रता में परिवर्तन होने में लगा समय है, और ये क्या है, वेग स्थिरांक है K। तो ये बुक में आपके बहुत सारे स्टूडेंटों के बुक में ऐसा दिया है, और इसको बहुत सारे स्टूडेंटों के बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक और चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो R0 है, मैं यहाँ पे बता दूँ। देखिए एक और बात आप याद रखेंगे कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, यहाँ से थोड़ा सा आप आगे ये भी लिख लेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता जो है वो R0 है। तो किसी बुक में प्रारंभिक सांद्रता को R0 ना दिखाकर A लिखा गया है, और जो अंतिम सांद्रता जो है R, उसको बहुत सारे बुक में A-X से दर्शाया गया है। ठीक है जी। तो इतनी बात आप समझ गए कि जो R के जगह पर A किसी बुक में लिखा है कि R0 के जगह पर A, अंतिम सांद्रता जो है उसको A-X माना गया है। तो हम केवल इसमें मान को रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान को रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K देखिए यहाँ पे क्या था, R0 था, इधर था R और T था, यही ना फॉर्मूला था। मान हम रख देते हैं, तो ये R0 का मान है A- R का मान है A-X हमने लिख दिया, अब बाई T, यही हुआ जी। अब देखिए अगर हम आगे इसको सोल्व करें तो ये ये माइनस के कारण इस अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो A+X हो जाएगा बाई T। देखिए ये A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिला K = X/T, ये हमें फॉर्मूला मिला ना जी। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, यही है आपका अंतिम फॉर्मूला, जहाँ पर X क्या है, वियोजन की मात्रा, कि पदार्थ कितने वियोजित हो चुके हैं। ठीक है, T क्या है, समय है, K क्या है, वेग स्थिरांक है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपको यहां से लेकर अब वहां तक लिखना है। ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कराना चाहता हूं, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आएगा। देखिए एक बार में बहुत सारे स्टूडेंटों को डेरिवेशन समझ में नहीं आता, इसका मुख्य कारण है कि बेसिक उनका नहीं पता है, इसीलिए। तो मैं यही कहूँगा, एक बार वीडियो आपने देखा, यदि ज़्यादातर आपको समझ में अगर ना आया हो तो एक बार और वीडियो के कुछ समय बाद फिर से इसी वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और जब भी वीडियो को देखिएगा नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। केवल हमने एक अभिक्रिया लिया है, अभिक्रिया का वेग का हमें 2 फॉर्मूला पता था, R = dR/dt, एक कहता था K R0। तो हमने इन दोनों को लेकर चला कि dR/dt = K × R0। केवल हमने यहाँ पे पक्षांतर किया है तो हमें ये मिला है, इसका हमने समाकलन कर दिया तो समाकलन में ही हमें मिला है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया कि यदि अभिक्रिया प्रारंभ, ये अभिक्रिया है प्रारंभ नहीं हुआ होगा, तो उस समय पर जो T समय होगा उसका मान 0 होगा, और जो सांद्रता होगा वो भी 0 होगा, मतलब प्रारंभिक सांद्रता भी 0 होगा। तो केवल हम इन दोनों के मान को हमने इसमें रखा है। तो जैसे ही हमने रखा तो यहाँ से हमें I का मान मिल गया R0। अब I के मान को यहाँ पे हमने रखा इस समीकरण में, तो हमें ये फॉर्मूला मिला। अब इस फॉर्मूले को आपको लिखने के बाद आपको लिखना है कि प्रारंभिक सांद्रता जो R है वो A है, अंतिम सांद्रता इतना है, मान हमने केवल इसमें पुटअप किया है तो K/T मिल गया है। तो यहाँ तक आपको अंतिम में लिखकर अप्रूव कर देना है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपसे केवल एक ही बात कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा
तब जाकर वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपने चैप्टर वाइज ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसकी आप पढ़ाई कीजिए। जितना मैं आपको करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उतना यदि आप तैयार करते हैं आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। तो मैं आशा करता हूँ ऐसा ही आप करेंगे, ठीक है, और अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।